आज सुबह से ही मन बहुत आहत है। कई बार मन में आया कि आज के कार्यक्रम को छोड़ा जाए क्या? थोड़ा रद्द किया जाए, आगे बढ़ाया जाए क्या? फिर अचानक ही याद आया कि देहावसान हम कहते हैं, यानी कि देह का अंत हो गया, पंचतत्व में विलीन हो गया। और वैसे भी लता दीदी का जिस तरह से प्रत्येक हृदय में उनका वास है, ये शरीर का कार्य हो भी नहीं सकता है। ये एक रूहानी ताकत है और रूह हमेशा हमारे साथ रहती है। वो आज इस स्थूल रूप से हटकर सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, महसूस करने की बात है। तो लता दीदी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलमकार। मैं भी कलमकार में आज हम एक ऐसे रचनाकार, एक ऐसे कलमकार से बात करने जा रहे हैं जिनका कहना है कि ऐसे थोड़ी ना तुम्हें होश उड़ाने दूंगा, ऐसे थोड़े ही ना तुम्हें होश उड़ाने दूंगा, जिनको चाहूंगा उन्हीं यादों को आने दूंगा। तो जिनका अपने यादों पे भी बस चलता हो, वो यादों पे भी अंकुश रहता हो, ऐसे रचनाकार आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं श्री देवेंद्र आर्य जी, जो वरिष्ठ रचनाकार हैं और गोरखपुर के रहने वाले हैं। चलिए उनका बहुत ही आदर सम्मान के साथ में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, सादर प्रणाम आपको। जी, आज का दिन थोड़ा सा मन को बहुत ही उद्वेलित कर गया। कई बार मन भावुक हो रहा था। तो ऐसे में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने मंच की तरफ से लता दीदी को बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बस उनको अपने अंदर महसूस भी कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो सर, मैं आपसे शुरू से शुरू करना चाहूंगी, आपके बचपन से या पहली बार जब हाथ में कलम आया, कहाँ से जो है एक कलमकार की संज्ञा आपको दी गई, वहां से हम बात करेंगे आपसे। अपनी श्रद्धांजलि मैं भी व्यक्त कर दूं। एक युग सुगम संगीत का बीत गया आज, और जिस ऊंचाई पे लता जी ने सुर को पहुंचाया है, शायद उस ऊंचाई को छू पाना दोबारा बहुत बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल बात शुरू करनी है कि कहाँ से कलम पकड़ी और कैसे क्या हुआ। तो बहुत संक्षेप में आपको मैं बताऊं कि मैं इंटरमीडिएट और बीएससी के बीच का छात्र था, और इमरजेंसी का दौर और उसके पहले जो रेलवे हड़ताल शुरू हुई थी अखिल भारतीय, तो उस दौरान से मेरा लगाव, मेरा कमिटमेंट जन संघर्षों से बना, जुड़ा, और वहीं से कुछ लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले तो कुछ लेख और कुछ साक्षात्कार किस्म की चीजें लिखता रहा, कुछ कविताएं लिखता रहा। विधिवत अगर आप जानना चाहेंगी तो शायद 77 के आसपास से जो मेरी डायरी में जो रचनाएं हैं मौजूद हैं 76-77 से, तो उसी को मैं विधिवत मान लेता हूं कि यहाँ से शायद शुरुआत मेरी विधिवत रही होगी। उसके बाद सिलसिला चल रहा है। 4 दशक तो गुजर ही गए हैं। अब जो जैसा है, जो भी है, आपके सामने है। आपकी आवाज, स्मिता जी, आपकी आवाज। जी 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 जी, हाँ मैंने कहा मैंने आपको बहुत पढ़ा है और फेसबुक के माध्यम से ही आपसे एक रूबरू होने का अवसर मिला। जब मैंने आपको पढ़ा है तो मैं एकदम गहन सोच में पड़ गई। कहीं ना कहीं उसने मुझे ठहरा दिया, कहीं अंदर बहुत सारे भाव को उमड़ा दिया कि क्या जीवन में क्या घटित हुआ होगा कि कलम की स्याही ने कुछ ऐसा रचा। तो जीवन में आपको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि उथल पुथल बहुत ज्यादा रही। क्या कहीं मैं सही हूँ क्या इस बात के लिए? स्मिता जी, जितना समृद्ध मैं अपने आप को रचनात्मक रूप से मानता हूँ, उतना ही उजड़ा सा मेरा जीवन रहा है। और शायद जीवन का जो ये उजाड़ रहा है,
जो जीवन का जो उतार चढ़ाव रहा है, उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में होते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये ही शायद ये उतार चढ़ाव या ये उजाड़ ही मुझे समृद्ध करता रहा। आप ये कह लें कि मैं अपने उजाड़ से, मैं अपने उतार चढ़ाव से अपनी अपनी रचनाओं को समृद्ध करता रहा, इनकैश करता रहा। आप अब लोगों को शायद यकीन करने में दिक्कत हो कि जब मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगी तो मैंने एक गीत लिखा कि जिन हाथों में हल्दी थी आज उनमें हथकड़ियाँ हैं, इस तरह करके गीत लिखा। तो उतार चढ़ाव की जो बात आप कर रही हैं वो बहुत ही शुरू से ही मेरे साथ बचपन से ही लगा रहा। इंटर क्या, मैंने बीएससी तक की पढ़ाई मैंने लालटेन की रोशनी में की है, छप्पर वाले मकान में, कच्चे मकान में की है। अभी मैं रिसर्च मेरा एनरोल्ड हो रहा था इतिहास विभाग में, फीस जमा हो गई थी, थीसिस के लिए सिनेप्सिस जमा हो गई थी। इसी बीच पिताजी गुजर गए तो माँ थी और छोटा भाई था। तो अब उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि मेरे पास मतलब शौच के बाद हाथ धोने के लिए भी मिट्टी नहीं थी। तो मुझे स्टार्ट करना पड़ा वहाँ से। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें छूट गई। फिर मैं रेलवे की नौकरी में आ गया, रेल की नौकरी में आया। फिर एक जगह शादी की, वो शादी चली नहीं, टूटी। फिर दूसरी शादी की, वो पत्नी जो है वो 4 साल बाद एक बच्चा देके गोद में मेरे वो गुजर गई। 2002 में फिर मैंने तीसरी शादी की, तो ठीक ठाक चलता रहा। अभी अंत में पिछले साल 15 तारीख को जो मेरी एकमात्र इकलौती औलाद थी, वो मुझे छोड़ के चला गया 15 मार्च को। तो उतार चढ़ाव की अगर बात आप करेंगे तो अजीब सा पूरा एक आख्यान है, एक उपन्यास पूरा हो सकता है। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं लिख पाऊँ, उतनी ईमानदारी से मैं नहीं शायद लिख पाऊंगा, इसलिए मैं जीवनी कभी नहीं लिखूंगा और उपन्यास लिखने का धैर्य मेरे पास नहीं है। कहानियाँ 3-4 लिखी थी शुरू में, लेकिन मुझे लगा कि ये विधा मैं निभा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए कहानियाँ स्थगित हो गई। नाटक मैंने किए, बहुत सारे नाटक लिखे भी, बहुत सारे नाटकों का मंचन किया, निर्देशन किया, अभिनय किया, लेकिन वहाँ भी लगा कि शायद ये विधा मेरे लिए नहीं है। ट्रेड यूनियन में करता रहा, जन संघर्षों में उतरता रहा। तो ऐसे करते करते अंत में हुआ, ये तय हो गई विधा की कविता ही है। ये जरूर हुई कि कविता के एक फॉर्म, कोई पर्टिकुलर फॉर्म मैंने नहीं सिलेक्ट किया। मैं छंदमुक्त कविताएं, गीत, गजल, ये तीनों लिखता रहा और समीक्षाएं और आलोचनाओं में भी कलम चलाता रहा। तो इस रूप में जी मैं तो बस यही कहूंगी कि जो बातें, जो कविताएं दिल तक पहुंचती हो ना, आपको अंदर तक कहीं ना कहीं विचारशील बनाती हो, किसी न किसी एक भावना को या भाव को जागृत करते हैं, वही कविता है। फिर वो चाहे किसी भी विधा में हो, किसी भी रस या अलंकार में हो, बस दिल को छूनी चाहिए बातें। और आपके जीवन के उतार चढ़ाव को मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जब मैंने आपको पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में बहुत सारे भाव जागृत होते थे कि कुछ तो है, मतलब जीवन में यूं ही नहीं, क्योंकि दूसरों को भी मैं पढ़ती हूँ तो कुछ समानताएं मिलती हैं, लेकिन आप वहां पे एकदम अलग छट करके आते हैं उस भीड़ में। तो मैं दिल से क्या कहूँ, लेकिन ये है कि भावनाएं छूती हैं और आपके जीवन में जिस तरह का उतार चढ़ाव रहा, उसको कुछ नहीं कह सकते, उसको विधि का विधान कह सकते हैं बस खाली, और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो हम लोग आपकी रचनाएं सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ वो वाला प्रकरण जरूर जानना चाहूंगी जो हाथों में हथकड़ियां थी, तो वो क्या था, क्योंकि अब अंदर से जिज्ञासाएं तो आ ही जाती हैं कुछ बात आए तो। लेकिन उसके पहले आपकी पसंदीदा रचना। अब एक तो स्मिता जी, मैं आपको बताऊं कि अपनी रचनाओं के लेके मैं बड़ा निष्क्रिय सा रहा हूँ। लिखा भी इतना ज़्यादा है कि वो याद नहीं है। पहले मैं मंचों पे भी जाता था और आज या कुछ दिनों पहले तक जितने महत्वपूर्ण
मंच के कवि हो सकते हैं, नीरज से लेके और सोम ठाकुर से लेके या भागभूषण से लेके सबके साथ मैं मंच शेयर भी कर चुका हूँ। और लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये एक सीमा बनेगी, मंच एक सीमा बन जाती है, आपकी प्रतिभा पूरी तरह निखर नहीं पाती है उसमें, आपका लेखन निखरने में, तो उन्हें उसमें जबरदस्ती छोड़ा उसको। तो रचनाओं के साथ जो एक निष्प्रियता वाला भाव रहा है वो मेरे साथ लगा रहा लगातार, और मैं अपने आप को कंडम करता रहा, अपनी कविताओं को, अपनी विधाओं को कंडम करता रहा। तो इस रूप में इस तरह तू लिख, इस तरह तू लिख कि लिख कर कभी नहीं कविता बड़ी, इस तरह तू लिख कि लिख कर कभी नहीं कविता बड़ी हो, जो जमाने से लड़ी हो, अपने बूते पर खड़ी हो, ऐसी भाषा जैसी भाषा भीड़ के पल्ले पड़ी हो। क्या बात। जो जमाने से लड़ी हो, अपने बूते पर खड़ी हो, ऐसी भाषा जैसी भाषा भीड़ के पल्ले पड़ी हो। ह से हाथी, ह से हौदा, कद नहीं कीमत का सौदा। ह से हाथी, ह से हौदा, कद नहीं कीमत का सौदा। अपने अपने खेतों पर लिखा है, अपने खेतों पर लिखा है हमने अमरीकी मसौदा। अपने खेतों पर लिखा है हमने अमरीकी मसौदा। ऐसी क्या दौलत, ऐसी क्या दौलत कि बच्चों प्यार में भी हड़बड़ी हो। इस तरह तू लिख, लिख के कभी नहीं कविता बड़ी हो। ऐसी क्या दौलत कि बच्चों प्यार में भी हड़बड़ी हो। इस तरह तू लिख के कभी नहीं कविता बड़ी हो। धूप में सीझा हो सावन, भूख के आगे पसावन। धूप में सीझा हो सावन, भूख के आगे पसावन। दूध सा गाढ़ा पसीना और सपनों सा जमावन। दूध सा गाढ़ा पसीना और सपनों सा जमावन। हर घड़ी लगती हो जैसे यह घड़ी अंतिम घड़ी हो। हर घड़ी लगती हो जैसे बस यही अंतिम घड़ी हो। इस तरह तू लिख, लिख के कभी नहीं कविता बड़ी हो। इस तरह तू लिख, बहुत खूबसूरत। इस तरह तू लिख, लिख अंतिम बंद देखें कि लिख कि धरती मुस्कुराए। लिख कि धरती मुस्कुराए। दुख का सीना चटक जाए, रक्त में स्नान करने वाला यादों में नहाए। लिख कि धरती मुस्कुराए, दुख का सीना चिटक जाए, रक्त में स्नान करने वाला यादों में नहाए। प्यास के सहरा में जैसे कोई शीतल बावड़ी हो। प्यास के सहरा में जैसे कोई शीतल बावड़ी हो। कितना सुंदर। इस तरह तू लिख, लिख के कभी नहीं कविता बड़ी हो। तो लगातार मैंने अपने कवि को छोटा किया, छाटा उसको, और ये देखा कि क्या छोड़ने से, क्या जोड़ने से कविता बड़ी होगी, कवि बेशक छोटा रह जाए। तो यही एक दृष्टिकोण आप कह सकती हैं कि लिखा के कैसे कुछ और आपको मैं और यही दृष्टिकोण जो है आपको भीड़ में अलग छांट करके एक अलग स्थान रखती है। जिस तरह से आपने कहा, इसमें भी यादों का जिक्र आया, तो आपसे मैं वो वाली एक कविता जरूर सुनना चाहूंगी जिससे मैंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की है कि ऐसे थोड़ी ना तुम्हें होश उड़ाने दूंगा, जिनको चाहूंगा उन्हीं यादों को आने दूंगा। ये अपने आप में इतना संपूर्ण पंक्ति है ये, जो बहुत कुछ प्रदर्शित करती है। मैं ये जरूर सुनना चाहूंगी आपसे। देखिए, मैं क्या
असल में बहुत सारी चीजें जो है वो इसी मोबाइल पे ही रहती हैं। और ओह! और अच्छा, वो चलिए इसलिए ठीक है, मैं तो फिर देखता हूँ मैं क्या आपके है। ऊपर छोड़ती हूँ कि आप जो सुनाना चाहें, वो सुनाइए। और आजकल आपकी एक पुस्तक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, रंगायो जोगी कपड़ा। तो ये रंगायो जोगी कपड़ा क्या है ये? ये भी नाम भी अपने आप में बहुत कुछ चीज़ों को समेटा हुआ है, बल्कि दर्शन कहें तो कबीर जैसा मुझे दर्शन आने लग गया इसमें तो। जी जी। जी, बताएँ इसके बारे में भी कुछ, और अपनी कविता भी आप पहले कविता सुनाइए, फिर हम लोग इस बारे में भी बात करते हैं। जी, देखिए, राम की बड़ी चर्चा है। हुँ, तो एक राम का राम पे कविता सुन लीजिए। राम का गीत इस कविता का शीर्षक है कि हुँ, नाम के आगे राम, नाम के पीछे राम, हुँ, नाम के आगे राम, हाँ, हाँ। नाम के पीछे राम, कहीं नहीं दिखते हैं राम सरीखे राम। आहा! नाम क्या के बात! आगे राम, नाम के पीछे राम, कहीं नहीं दिखते हैं राम सरीखे राम। राम नयन की आंख में लोचन पाने का सपना, राम नयन की आंख में लोचन पाने का सपना, भैंस की पीठ पे चरवाहे का लाठी सा दिखना, मेहनत का दो कौड़ी होना, प्रवचन का बिकना, मेहनत का दो कौड़ी होना, प्रवचन का बिकना, काश न घटती हरिजन में पैदाइश की घटना, काश न घटती हरिजन में पैदाइश की घटना। तो मिलता हुँ, नहीं किरासन, मिलता नहीं किरासन, जलते घी के राम, हाँ, राम के आगे नाम के आगे राम, नाम के पीछे राम, कहीं नहीं दिखते हैं राम सरीखे राम। स्वाभिमान, स्वाभिमान गुटका पाउच सा फाड़ा जाएगा, स्वाभिमान गुटका पाउच सा फाड़ा जाएगा, और दक्षिण टोले सा ईमान उजाड़ा जाएगा। आओ तुमको दिखलाते हैं गुजराती झांकी, गर्भ में कैसे भगवा झंडा गाड़ा जाएगा। स्वाभिमान बढ़िया। गुटका पाउच सा फाड़ा जाएगा, हुँ, दक्षिण टोले सा ईमान उजाड़ा जाएगा। आओ तुमको दिखलाते हैं गुजराती झांकी, हुँ, गर्भ में कैसे भगवा झंडा गाड़ा जाएगा। तो राम लला पर हावी हैं दिल्ली के राम, राम लला पर हावी हैं दिल्ली के राम, कहीं नहीं दिखते हैं राम सरीखे राम। पनप क्या रहा बात! है बातों का, पनप रहा है बातों का व्यापार बिना पैसा, पनप रहा है बातों का व्यापार बिना पैसा। रोटी क्या है घर ले जाओ कार बिना पैसा, हुँ, रोटी क्या है घर ले जाओ कार बिना पैसा। कौन कर सका है वैतरणी पार बिना पैसा, यीशु माधो बुधिया का संसार बिना पैसा। आहा! क्या बात! कौन कर सका है वैतरणी पार बिना पैसा, यीशु माधो बुधिया का संसार बिना पैसा। बिना तो पैसा। जगह जगह विज्ञापित हैं, जगह जगह, जगह जगह विज्ञापित हैं मंडी के राम, जगह जगह विज्ञापित हैं मंडी के राम, राम लला पर हावी हैं दिल्ली के राम। आहा! क्या बात है, क्या बात है भई! बिना कुछ कहे बदल बहुत कुछ सके। कह दिया। और आपको पता है इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यशील राम त्रिपाठी। तो जब राम का ज़िक्र आया तो नाम के पीछे राम वाले आ गए हमारे साथ में, और नाम के आगे राम वाले अभी कुछ दिनों में हमसे जुड़ जाएँगे ज़रूर। क्योंकि आज का दिन कुछ ऐसा है ना कि सब लोग कहीं न कहीं बैठे हुए हैं। हाँ,
तो बिल्कुल। हाँ, अभी जो है 6:30 बजे जो क्रियाएँ होती हैं वो सब भी होने वाली हैं लता दीदी की। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो नहीं, कुछ हम लोग बस अभी 10-15 मिनट में नहीं, नहीं सर, हम आपको बिल्कुल सुनेंगे। और चूँकि अब अगला प्रश्न है जो मैंने शुरुआत किया था कि जिस तरह से आपकी एक पुस्तक का ज़िक्र मैंने किया था, रंगायो जोगी जी, कपड़ा। तो जी। रंगायो जोगी कपड़ा ये क्या है? किस तरह की आपकी ये पुस्तक है? क्योंकि इस पे ये देखिए, जो चित्र बना हुआ था ना, जो उसका कवर पेज है, वो भी बड़ा जी, अट्रैक्ट करता है अपने आप में। जी, जी। जी। देखिए, वो एक है ना कि मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। हुँ, हुँ। तो उसका जो दूसरा हिस्सा है रंगायो जोगी कपड़ा, अच्छा। उसी को मैंने अपनी किताब का शीर्षक बनाया है। उस किताब में मन न रंगायो करके एक कविता है। हुँ। तो हुँ, हुँ। कुल मिला के ये कि जोगी तो सारे लोग जोगी हैं। हम में से हर आदमी हाँ। मन नहीं रंगा रहा है, अपने अपने कपड़े रंगा रहा है। तो इस लिहाज से वो जोगी कोई खास जोगी नहीं है। वो जोगी हम सब लोग जोगी ही हैं, जो सिर्फ कपड़े रंगा के कर रहे हैं। रह गया हाँ। सवाल ये कि उस संग्रह में सामाजिक राजनीतिक प्यार की कविताएं बड़ी बहुत ही आप मैं कहूँ कि बहुत अंतरंग संबंधों की कविताएं हैं, बेडरूम की कविताएं हैं। तो अच्छा। कोई विषय ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए, कोई विषय नहीं है। प्रकृति भी है, प्रेम भी है, वैचारिक संघर्ष भी है, राजनीति भी है। तो इसलिए मेरा कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्म भी आता है मेरी कविताओं में। तो जैसे मैं एक कविता हुँ। आपको सुनाऊं तो, जी, 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 बिल्कुल। शून्य हूं मैं, शून्य हूँ मैं। हुँ। शून्य हूं मैं, मुझसे मिलकर आपकी औकात कुछ नहीं। शून्य। आहा! शून्य हूं मैं, हुँ। मुझसे मिलकर आपकी औकात कुछ नहीं तो 10 गुना बढ़ जाएगी। शून्य हूं मैं, शून्य हूं मैं, मुझसे मिलकर आपकी औकात कुछ नहीं तो 10 गुना बढ़ जाएगी। एक के आगे शून्य लगा लीजिए आप। बिल्कुल, कुछ 10 नहीं गुना तो बढ़। 10 गुना बढ़ जाएगी। खो गई है जिद मेरी, खो गई है जिद मेरी, असहाय हूँ मैं, दुखों का संगठित समुदाय हूँ। हुँ। खो गई है जिद मेरी, असहाय हूँ मैं, दुखों का संगठित समुदाय हूँ। शब्द की सीमाओं से हूँ बेदखल, हुँ। शब्द की सीमाओं से हूँ बेदखल, मैं हवा में तैरता अभिप्राय हूँ। मैं हवा में तैरता अभिप्राय हूँ। प्यास हूँ मैं, प्यास हूँ मैं, अपनी आंखों में बसा लो तुम। प्यास हूँ मैं, हुँ। अपनी अपनी आंखों में आँखों। हुँ। बसा लो तुम। बूंद के भीतर नदी भर जाएगी। आहा! क्या प्यास बात हूँ मैं, प्यास हूँ मैं, अपनी आंखों में बसा लो तुम। बूंद के भीतर नदी भर जाएगी। शून्य हूँ मैं, मुझसे मिलकर आपकी औकात कुछ नहीं तो 10 गुना बढ़ जाएगी। है, क्या बात खींच लेती है कटीली सादगी, खींच लेती है कटीली सादगी, प्यार ही है काफिरों की बंदगी। खींच लेती है कटीली सादगी, प्यार ही है काफिरों की बंदगी। अपने अपने देखने का ढंग है, हुँ। अपने अपने देखने का देखने। ढंग है। हुँ। पत्थरों में भी छुपी है नाजुकी, अपने अपने देखने का ढंग है। पत्थरों में भी छुपी है नाजुकी। हुँ। मौन हूं मैं, मौन हूं मैं, मुझको बुन लो अपने गीतों में।
मौन हूँ मैं, मुझको बुन लो अपने गीतों में, जिंदगी फिर जिंदगी बन जाएगी। हाँ हाँ। मौन हूँ मैं, मुझको बुन लो अपने गीतों में, जिंदगी फिर जिंदगी हो जाएगी। शून्य हूँ मैं, मुझसे मिलके आपकी औकात कुछ नहीं, 10 गुना 10 बढ़ जाएगी। बढ़ अद्भुत। जाएगी। अब इसमें बहुत कहीं सियासत नहीं है, इसमें इसमें कहीं सियासत नहीं है। इसमें तो कहीं कोई सियासत नहीं है। हम आपकी बातों पे पूर्णतः विश्वास रखते हैं और करना चाहते हैं, बिल्कुल करते जी हैं। लेकिन जब-जब आपकी कविताओं को पढ़ते हैं ना, तो फिर एक अलग विचारधारा निकल कर के आती है, जो कहीं न कहीं वो कार्ल मार्क्स से और उन चीज़ों से बड़ी जुड़ी हुई नज़र आती हैं। और मैंने जी हमेशा सुना है कि उम्र के आधे पड़ाव तक तो हम कम्युनिस्ट विचारधारा के होते हैं, जब वो जोशो होता है, जोश-खरोश होता है और उसके बाद विचारधाराएँ बदलने लगती। इसमें कितनी सत्यता है? क्योंकि आप में तो आज भी वही नज़र आ रहा है। अब ये तो देखो व्यक्ति के व्यक्ति पे है। जब आप एक्टिविज्म को रोमान के तौर पर लेते हैं तो वो हुँ, उम्र से जुड़ती है। जब आप प्यार को शरीर के उम्र से जोड़ते हैं तो वो जाहिर है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया होता है। लेकिन जब आप प्यार को मन से जोड़ते हैं, दिल से जोड़ते हैं, तो आप कभी बूढ़े नहीं होते हैं। आप हमेशा प्यार करते रहते हैं। अब वो प्यार का स्वरूप भले बदल जाए। बिल्कुल। उसी तरह से जब आप विचारधारा से जुड़ते हैं और रोमान के तहत नहीं जुड़ते हैं उस विचारधारा से, तो हुँ, वो विचारधारा का की जो मशाल है ना, उसकी जो रोशनी है ना, उसका जो हुँ, कमिटमेंट है ना, वो आपके अंदर बरकरार रहता है। तो फैशन के तहत कोई विचारधारा ग्रहण करना और बाद में पता चला कि आप जेएनयू में गए हैं और अब आप वहाँ के माहौल के हाँ, हिसाब से वामपंथी हो गए हैं और वहाँ वहाँ आपने फिर आईएएस पीसीएस की परीक्षा की तैयारी की और आ गए हाँ, और फिर आप ब्यूरोक्रेट हो गए, तो सब कुछ भूल गए, फिर आप भी वही बिल्कुल, करने बिल्कुल। लगे। हाँ, तो ये ये आमतौर विचारधारा पर ये विचार मेरे मन में ना बहुत बार आया कि कैसे विचारधाराएँ जो हैं समय-समय पे बदलती हैं, जबकि वो हर समय हर चीज़ एक साथ विद्यमान होती हैं। जैसे सारी भावनाएँ आपके अंदर हैं, बस जिसको प्रहार कर दिया जाए, वो मुखर हो जाता है पूरी तरह से। जी तो जी शायद जी ये है। सर हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, हालाँकि मैं उन लोगों के नाम ले लेती हूँ पहले। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, नमस्कार कर रहे हैं आपको। सत्यशील राम त्रिपाठी जी हैं, वो भी कह रहे हैं नमस्कार दद्दा। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, कहते हैं कि वह आत्मीय रूप से डूबकर लिखी गई यह रचना व्यक्तित्व का वास्तविक मूल्य दर्शा रही थी। और साथ ही कह रहे हैं जयललिता दीदी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इस मंच पे। कहते हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, हम याद इन्हें रखेंगे जब तक रहेगी जिंदगानी। भारतीय संगीत की गौरव गाथा जब जब सुनाई जाएगी, तब तब भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी नाम संगीत के पर्यायवाची रूप में लिया जाएगा। अंतिम प्रणाम। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ एक वरिष्ठ साहित्यकार अंजू शर्मा जी जुड़ गई हैं। नमस्कार भैया कह रही हैं आपको, आपसे जुड़ी हुई हैं वो। तो जी जी बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार है आप सभी का। नमस्कार नमस्कार। तो सर अब मैं आपको वापस से वहां लेके जाना चाहूंगी जहां से मेरी जाने की इच्छा तीव्र हो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा विषय परिवर्तन किया जाए, फिर हम आएंगे। हाथों में हथकड़ियों का क्या समय था, क्या वजह था, क्या किया था आपने ऐसा? अब वो बहुत ही व्यक्तिगत बातें हैं। वो जो मेरी पहली शादी थी वो उनसे ओ। निभी नहीं। और फिर जाहिर है कि अ, अ, उनकी तरफ से कंप्लेंट की गई और महिला उत्पीड़न के चार्ज ठीक है, में हम इस मैं बात को यहीं रहने देते हैं। मुझे लगा शायद वो इमरजेंसी वाला दौर रहा होगा और उस नहीं। समय। ऐसा 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 कुछ नहीं हुआ कि कभी मैं एलआईयू पीछे पड़ी रही जरूर। जब मैं कविता पाठ करके खासतौर से नुक्कड़ों पे जब करता था तो पूछताछ होती थी। वाच मुझे किया जाता था, लेकिन अभी तक तो उस सिलसिले में मतलब कलम की धार को लेके मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ। हम्म। ये एक हकीकत है। बाकी जो भी खामियाजा उसका भुगतना पड़ा है अपने सर्विस के दौरान। वो तमगा रह गया ना, वो तो एक वो हाँ,
हाँ, वो तो एक बैच के समान होता ना। जी, जी। वो बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल। ना, फेदर ऑन हाँ, कैप वाला हाल हो जाता वो। तो उससे आप चूक जी, गए। जी। ये जी, हाँ, कह सकते बिल्कुल। हैं इसको, मतलब जी, ट्रेजेडी में थोड़ा कॉमेडी का तड़का है, ये और कुछ भी नहीं है। हाँ। वक्त है, सब दिन दिखाता है, और चलते जी, रहना ही जी। अपने हाथ में है। तो सर, आपकी कुछ और रचनाएं अगर हम तक तुम्हारा पहुंचे। आना-जाना सुनिए, तुम्हारा आना-जाना किस लिए है? हाँ, किस लिए है बताइए। तुम्हारा आना-जाना किस लिए है? ये मौसम फिर सुहाना किस लिए है? क्या? तुम्हारा आना-जाना किस लिए है? ये मौसम फिर सुहाना किस लिए है? नहीं कुछ है तो फिर तेरे शहर में हम्म। हमारा आबो-दाना किस लिए है? आह, नहीं क्या कुछ है बात। तो फिर तेरे शहर में हमारा आबो-दाना किस लिए है? हम्म। हमारा आबो-दाना किस लिए है? बसा ली हमने जब सपनों की बस्ती, बसा ली हमने जब सपनों सपनों की की बस्ती। बस्ती, हम्म। ज़माने से छुपाना किस लिए है? हम्म। बसा ली हमने जब सपनों की बस्ती, ज़माने से फिर छुपाना किस लिए है, क्या छुपाना बात है। किस लिए है? हम्म। न मिल पाने का मौसम तो नहीं था, हम्म। न मिल पाने का मौसम न मिल पाने का मौसम तो नहीं था, तो मौसम का बहाना किस लिए है? किस लिए, सही बात है, क्या बात है। न मिल पाने का मौसम तो नहीं था, हम्म। तो फिर तो मौसम का बहाना किस लिए है? तो मौसम का बहाना किस लिए है? और तेरी आंखों के गुलदस्तों में, तेरी आंखों के गुलदस्ते में आंसू, तेरी आंखों के गुलदस्ते में आंसू, अरे पागल बताना किस लिए है? तेरी आंखों के गुलदस्ते में आंसू, अरे पागल बताना किस लिए है? ये मौसम फिर सुहाना किस लिए है। किस लिए है? दो चार शेर और सुनिए कि जी। ताउम्र बोझ ढोने की आदत से क्या मिला? हम्म। ताउम्र बोझ ढोने की आदत से क्या मिला? दीवारें कह रही हैं हमें छत से क्या मिला? हम्म। ताउम्र बोझ ढोने की आदत से क्या मिला? दीवारें कह रही हैं हमें हमें छत से छत से क्या मिला। क्या मिला? और छत को भी रंज है कि हम ही झेलते रहे, छत को भी रंज है कि हम ही झेलते रहे, महफूज घर को रखने की फितरत से क्या मिला? क्या महफूज घर बात। को रखने की फितरत बहुत से खूब, क्या बहुत मिला? खूब, बहुत खूब। ताउम्र बोझ होने की आदत से क्या मिला? दीवारें कह रही हैं हमें छत से क्या मिला? छत को भी रंज है कि हम्म। हम ही झेलते रहे, हम्म। महफूज घर को रखने की फितरत से क्या क्या मिला। मिला? जो भी मिला है मेल मोहब्बत से, बातों से, जो भी मिला है, जो मेल भी मिला मोहब्बत है से। हम्म। मेल मोहब्बत से, बातों से, नफरत से क्या मिला है? अदावत से क्या मिला? क्या बात है, बिल्कुल जो सही भी मिला बात। है, जो भी मिला है मेल मोहब्बत से, बातों से, नफरत से क्या मिला है? अदावत से क्या मिला? नफरत हम्म। से क्या मिला है? अदावत से क्या मिला? मौका मिला तो मिलने की कुव्वत नहीं रही, मौका मिला, हम्म। मौका मिला तो मिलने की कुव्वत नहीं रही। ऐ जिंदगी बता तुझे फुर्सत से क्या मिला? ऐ जिंदगी मौका मिला तो मिलने की कुव्वत नहीं रही,
ऐ जिंदगी बता तुझे फुर्सत से क्या मिला, ऐ जिंदगी बता तुझे फुर्सत में। फुर्सत से क्या मिला। हम्म। यादों के जख्म, जख्म की यादें लिए हुए, यादों के जख्म, में जख्म की याद, वाह क्या बात है, क्या बात है। यादों के जख्म और जख्म की जख्म की, यादें लिए हुए, हम्म। अब भी मैं सोचता हूँ मोहब्बत से क्या मिला। क्या बात है, क्या बात है। बहुत यादों के जख्म, यादों के जख्म, जख्म की यादें लिए हुए, हम्म। अब भी मैं सोचता हूँ मोहब्बत से क्या मिला। ताउम्र बोझ ढोने की आदत से क्या मिला। दीवारें कह रही हैं हमें छत से क्या मिला। क्या बात। दीवारें कह रही हैं हमें छत से क्या मिला। छत से, छत को भी रंज है कि हम ही झेलते रहे। और हम ही कुछ, झेलते रहे, हाँ, छत को भी रंग है कि हम ही झेलते रहे। हम ही झेलते रहे। महफूज घर को रखने की क्या फितरत मिला। से क्या मिला। महफूज घर को रखने की। क्या बात, हम्म, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और पेड़ों सर, जैसा मुंह लटका लो। दो चार शेर हाँ, और सुनिए। जी जी जी, आपका वीडियो फ्रीज हो गया एक्चुअली, इसलिए थोड़ा, जी। पेड़ों जैसा मुंह लटका लो। और नेटवर्क की तरफ से कोई समस्या आती ही रहती है। अ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कीर्तन त्रिपाठी जी, राजा सर। और जैसे ही वो हमसे वापस से जुड़ते हैं, मैं आपकी फरमाइश और आपकी बातें उन तक जरूर पहुंचाऊंगी। अ, अंजू शर्मा जी, मेल मोहब्बत और बातों से नफरत से क्या मिला, वाह, सही बात है, वह प्रेम का वास्तविक मूल्यांकन है। और निश्चित रूप से कहते हैं ना कि देखिए, हम सब जो है हाड़ मांस के बने हुए हैं, सबके अंदर मस्तिष्क है, सबके अंदर दिल है, दिल में बहुत सारी भावनाएं हैं, सबका स्वरूप बाहरी काफी हद तक समानता लिए हुए है, लेकिन जो भीतरी जो तत्व है ना, वो अलग अलग होता है, जो व्यक्तित्व को अलग बनाता है। और उन अलग व्यक्तित्व में भी कुछ कलम, कुछ भावनाएं ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे ठहरने को विवश करती हैं, कुछ सोचने को विवश करती हैं, हमें आगे प्रेरित करती हैं। उनमें से ही आज एक ऐसी कलम के धनी की हम बात कर रहे हैं, देवेंद्र आर्य जी से, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और अभी तक आपने उनको जिस तरह से सुना है, वो अद्भुत है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे अभी करनी थी, और नेटवर्क महाराज की कृपा रहेगी, वो फिर से हमसे जुड़ेंगे और हम उस बात को कंटिन्यू रखेंगे। तो सर, आप जितनी जल्दी हो सके हमसे वापस जुड़िए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। कीर्तन जी, जी हाँ, बिल्कुल तकनीकी है, गड़बड़ा जाती है कभी कभी, कभी कभी क्या हो ही जाता है ये। आ, अच्छा, तुम नहीं तो मन नहीं लगता रसोई में, दिन भर गुजर जाता है केवल चार लोई में, अपने आप में ही बहुत अच्छा। एक और मुझे उनसे बात जाननी थी कि मैंने उनकी एक रचना सुनी थी, जिसमें उनको देखो तो गालिब जैसे नजर आ रहे थे, और जब वो पढ़ रहे थे अपनी उस रचना को, तब वो मुझे नीरज जैसे प्रतीत हो रहे थे। तो मुझे उनसे वो गालिब और नीरज की जो मेल का सम्मिश्रण का जो तैयार हुआ था, उसके बारे में भी जानना था। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं जितनी जल्दी वो हमसे जुड़ जाएं। आप यहीं पे रहिएगा, आप कहीं मत जाइएगा, मैं उनको वापस से फोन करने का एक प्रयास करती हूँ, देखती हूँ कि कहीं नेटवर्क या डेटा पैक वगैरह से जुड़े हैं तो कहीं कुछ और समस्याएं ना हो। तो शायद वो फिर से कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। ठीक है, आप सब लोग बैठ कर के मेरे ख्याल में टीवी जरूर देख रहे होंगे, आज टेलीविजन और न्यूज देख रहे होंगे। उसमें मन सभी का आहत है, सभी लोग परेशान हैं, और बार बार बस यही मन में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इतने दिलों में, इतनी जगह एक साथ वास करता है, तो शरीर का नहीं है, वो कहीं रूहानी ताकत ही है जो एक साथ इतनी जगह पे अपना स्थान बना के रखी है। तो तकलीफ होता है, गम होता है किसी के जाने का, लेकिन आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उस सूक्ष्म तत्व को भी महसूस कर पाएंगे।
ये तो वो मिसाल है कि जब भी कोई अच्छा गाएगा, सुरीली आवाज़ को सुनेगा, तो अपने आप ही ये बातें याद आ जाएँगी कि अरे! ये तो एकदम लता जी की आवाज़ है। तो जो हमेशा के लिए है, हर जगह विद्यमान है, तो गम नहीं है, गम बस ये है कि अब वो इस रूप में नहीं है हमारे साथ। 1 मिनट फ़ोन आ रहा है। सर बताइए? चलिए, उनका फ़ोन आया था, नेटवर्क की समस्या है, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम लोग 5 मिनट तक वेट करेंगे, अगर हमसे वो जुड़ जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर किसी और समय में, किसी और दिन में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ऐसे कलमकार से बात करना, क्योंकि इतना सब कुछ है, इतना मन में कितना कुछ चल रहा होगा, जीवन के उतार-चढ़ाव बहुत देखा है उन्होंने। खैर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन के उतार-चढ़ाव को नहीं, सबके पास अपने दुःख, अपने सुख होते हैं और वो उसी में अपना दुखी-सुखी होता है। लेकिन हाँ, दूसरों के जब हम सुनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि अरे! हमारा गम तो बहुत ही कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आह! बिल्कुल। बिल्कुल सर, मेरे वतन के लोगों, मत आँख में भरना पानी, जब तक संगीत रहेगा गूंजेगी लता की वाणी। जी हाँ, बिल्कुल मैं यही बात कह रही हूँ कि तकलीफ़ होता है, दुःख होता है, लेकिन बस आप थोड़ा-सा मनन और चिंतन, क्योंकि शरीर है, नश्वर है, वो जाएगा ही जाएगा। और एक वक़्त जब पूरा होता है, तो आप सोच कर देखो कि एक लंबे समय को, एक लंबे उम्र को जीने के बाद उस शरीर का क्या होगा? वो तो जीर्ण-शीर्ण हो जाएगा ना, उसके बाद भी अगर वो इसी जीवन में, इसी दुनिया में रहे, कायम रहे, तो बेचारा हमारी खुशियों के लिए, हमारी अपनी इच्छाओं के लिए परमात्मा से तो नहीं लड़ सकते। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बस से विचार ही हैं जो थोड़ा-बहुत आपको राहत भी देते हैं, आहत भी करते हैं। तो इन्हीं राहत और आहत के बीच में हम कोशिश करते हैं कि कहीं बीच में अपना स्थान बना के रखें। जब अतिथि कवि ना जुड़ पाएँ तो 1-2 अपनी कविता सुना जी। 1 मिनट, उनका फिर से फ़ोन आ रहा है, मैं कोशिश करती हूँ। जी सर। अच्छा, ठीक है, चलिए फिर किसी और दिन हम लोग करेंगे ये, आज इसको यहीं समापन पे करते हैं। ठीक है, जी। हाँ जी, जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, मैं इसको बस समापन ही करती हूँ, बस ठीक है। जी, जी। तो उन्होंने तो भी बता दिया कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो चलिए मैं आपको एक कविता ज़रूर सुनाऊँगी। सभी का बहुत स्वागत है, लेकिन आज देखिए कुछ न कुछ समस्याएँ जो हमारे साथ में पीछा नहीं छोड़ती हैं ना, वो लगी ही रहती हैं। तो उन लगने वालों में से आज ये है कि नेटवर्क की उनकी समस्या है, वो नहीं जुड़ पाएँगे। तो सर, राजेश्वर सर, आपकी फ़रमाइश आज नहीं पूरी हो पाएगी, कोशिश करूँगी कि फिर किसी दिन उनके साथ बैठें और आगे की बातचीत वहाँ से जारी रखेंगे। एक कविता है, मन में जो भाव चल रहे थे ना, मैंने कहा कि बीच का किसी भाव को पकड़ते हैं कि हम क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या हम आज हैं, तब नहीं थे, अब हैं या कब रहेंगे। ऐसी ही कुछ बातें हैं कि मैं कौन हूँ, तो सुनिएगा। क्या होना है बुद्ध होना? यहाँ बुद्ध से अभिप्राय आपके अपने अंदर जो भी आपके इष्ट, जिसको भी आप मानते हो, उस परम चेतना की बात कर रही हूँ मैं, सुनिएगा। क्या होना है बुद्ध होना? क्या बुद्ध ही प्रबुद्ध हैं, शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं? क्या बुद्ध ही प्रबुद्ध हैं, शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं? फिर मैं कौन हूँ? फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं वही हूँ जो लोग जानते हैं मुझे, या मैं कोई और हूँ? क्या जब बुद्ध थे तो मैं नहीं थी, या अब जब मैं बुद्ध हूँ तो अब जब मैं हूँ तो बुद्ध नहीं है? क्या है मेरा आदि और क्या है मेरा अंत? क्या बुद्ध ही है नश्वर और अनंत? तो फिर मैं कौन हूँ? तो फिर मैं कौन हूँ? क्यों सिखाया बुद्ध ने कि मोक्ष के लिए परिवार त्यागना आवश्यक है? ये हम सभी के मन में आती हैं ये बातें, सुनिएगा। क्यों सिखाया बुद्ध ने मोक्ष के लिए परिवार त्यागना आवश्यक है? ये तो आसान रहा है, क्यों नहीं सिखाया
संसार में मानव कर्तव्यों के साथ मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है? क्या कोई स्त्री भी बुद्ध हो सकती है? क्या कोई स्त्री भी बुद्ध हो सकती है? हाँ, तो इस भ्रष्ट समाज में कैसे? हाँ, तो इस भ्रष्ट समाज में कैसे, और ना तो आखिर क्यों नहीं? और ना तो आखिर क्यों नहीं? क्या मोक्ष पर हमारा अधिकार नहीं? क्या मोक्ष पाना ही बुद्ध होना होता है? क्या बुद्ध ही परम सत्ता ओंकार है? तो फिर मैं कौन हूँ? तो फिर मैं कौन हूँ? उलझी हूँ इन्हीं सवालों में, उलझी हूँ इन्हीं सवालों में, अंधेरे और उजालों में। मैं ढूंढना चाहती हूँ खुद को, खुद में छुपे उस बुद्ध को, जिसमें लोभ है न मोह है, न मिलन है न बिछोह है, जो जन्म मरण से है परे, जो है सर्वत्र और खरे, जो नश्वर है अविनाशी है, अनंत और प्रकाशी है। मैं भी उसी की अंश हूँ, मैं भी उसी की अंश हूँ, कभी प्रचंड कभी ध्वंस हूँ। मार्ग नहीं मेरा अवरुद्ध, मार्ग नहीं मेरा अवरुद्ध। हाँ, मुझ में ही है मेरा बुद्ध। हाँ, मुझ में ही है मेरा बुद्ध। और हम सबके अंदर कहीं ना कहीं वो बुद्ध विराजमान है। उसको जागृत करने की, वो आत्मचिंतन से ही हो सकता है, आत्म साक्षात्कार से ही हो सकता है। तो हम सभी मिलकर के प्रयास करते हैं उस आत्मबोध के लिए, इस राह पे एक कदम रखने की। और यही वो रास्ता है जो हमें दूसरा होने से और उस दृष्टि से बचाता है। तो आज बस आज का ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न करती हूँ। और संपन्न क्या, टू बी कंटिन्यूड मोड पे इसको डालते हैं, क्योंकि फिर अगली बार बैठेंगे और बहुत सारी सी बातें करेंगे। नमस्कार केडी सिंह जी, बैंकॉक थाईलैंड से कुलदीप सिंह जी हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत अब स्वागत नहीं, अब विदा लेने का समय है। 8 बजे फिर मिलेंगे काव्यधार में। कुछ कवयित्रियां हैं हमारे साथ में, गाजियाबाद से, कुवैत से और गोरखपुर से, और मैं यहाँ नोएडा से। तो आप लोग भी उसमें भी अपना साथ अवश्य दीजिएगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।